जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो जैनिज्म भारत में डेवलप हुआ और डेवलप होने के पीछे कारण था कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इतने सारे रिचुअल्स थे, इतने सारे सैक्रिफाइसेस थे कि लोग परेशान होकर के कुछ दूसरे तरफ खोजना चाहते थे धर्म का रास्ता, और साथ में वर्ण सिस्टम की वजह से भी वो दूसरे तरफ जा रहे थे। जैनिज्म एंशिएंट रिलीजन है जिसका दैट इज रूटेड इन द फिलॉसफी दैट टीचेस अस द वे टू लिबरेशन एंड द पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी। ठीक है, नॉन वायलेंस को ज्यादा प्रमोट करते हैं जैनिज्म। जैनिज्म 6th सेंचुरी बीसी में आपको इसका विस्तार होता है। लॉर्ड महावीर सबसे इस धर्म को सबसे ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं, प्रीच करते हैं। टोटल 24 ग्रेट टीचर्स हुए, लास्ट है लॉर्ड महावीरा। 24 ग्रेट टीचर्स जो हैं इनको तीर्थंकर बोला जाता है, जिन्होंने नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज या इनलाइटमेंट इन्होंने प्राप्त कर ली है और ये दूसरों को भी अब ये बताते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। जैन जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग होता है कॉन्करर। ठीक है, हिंदुइज्म में अगर देखें तो ऑर्थोडॉक्सी बढ़ रहा था, ब्राह्मण ट्रेडिशन इतना ज्यादा हावी था, इस कारण से लोगों ने परेशान होना शुरू हो गए थे। वर्ण सिस्टम भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हीन भावना वाली बात रख रही थी, जो कि जैन धर्म बहुत इसे मानता नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमी भी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्टाइल लैंड्स मौजूद थे, आयरन टूल्स भी मिल रहे थे, तो लोग वेल्दी भी हो रहे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी एक ऐसे धर्म में हम फंसे रह जाएं जिसमें बहुत सारी सैक्रिफाइसेस या बहुत सारे बंदिशें हैं। दूसरे तरफ आइए, टेनेंट ऑफ जैनिज्म क्या क्या है भाई, देखते हैं। होल्डर या जो इनके पास जो बिलीव्स हैं वो देखते हैं। ये गॉड के अवधारणा को मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि वो जिना यानी महावीर से नीचे होंगे गॉड। ध्यान रखिएगा, वो पूरी तरह से जैन धर्म वर्ण सिस्टम को डिनाई नहीं करता है, और ये कहता है कि वर्ण ऑर्डर जो है, वर्ण सिस्टम जो जातिगत व्यवस्था है, और जो वैदिक रिलीजन के हेवी रिचुअल्स हैं, जो बहुत ज्यादा हेवी रिचुअल्स है, उनको कम करने का प्रयास करता है, मिटिगेट यानी थोड़ा कम करने का प्रयास करता है। जैन धर्म विरोध करता है, एक तरह से कह लीजिए। महावीर स्वामी मानते हैं कि लोअर वर्ण में यानी निचली जाति या ऊंची जाति में पैदा लेना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पिछले जन्म के सिंस क्या थे, यानी आपने किस तरह का पाप किया। तो सोल के ट्रांसमाइग्रेशन पर, एक से दूसरे में जाना, और कर्म वाली पॉलिसी पर जैन धर्म मानता है। जैन धर्म ये मानता है कि 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न आपको जरूर पालन करने चाहिए। पहला है राइट फेथ, सही चीजों में विश्वास, राइट नॉलेज, सही जानकारी, सही चीजों की जानकारी लेना, और राइट एक्शन, सही कर्म करिए। और इसके लिए 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, मतलब ये 5 वाउस भी कहा जा सकता है, इसको जैन धर्म बहुत मानता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह, अननेसेसरी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूएंस का मतलब होता है तपस्या करना, ब्रह्मचर्य रहना। वर्तमान महावीर के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, जो 540 बीसी में इनका जन्म होता है। कहां पर? कुंडग्राम नियर वैशाली। जांत्रिक क्लैन के थे, रॉयल फैमिली थी। जांत्रिक क्षत्रिय क्लैन के फादर इनके सिद्धार्थ इनका नाम था। मदर थी त्रिशला, जो चेटक जो किंग थे, कहां के? वैशाली के, उनकी बहन थी। 30 इयर्स के एज में घर छोड़ा, तपस्वी बने। 12 इयर्स इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, और साल के पेड़ के नीचे रिजुपालिका, जिसे आज बराकर रिवर कहते हैं, के नदी के किनारे इन्हें सुप्रीम नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे कैवल्य बोलते हैं, ये इन्हें प्राप्त हुआ। 42 इयर्स के एज में पहला सेरेमन यानी रिलीजियस जो टीचिंग इन्होंने दिया, वो कहां दिया? पावा, जो कि बिहार में ही है। हर तीर्थंकर का कोई ना कोई एनिमल उनका एक सिंबल की तरह होता है, जैसे वर्तमान महावीर का लॉयन है, ध्यान रखिएगा। इनका मिशन कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, और ये 72 इयर्स के एज में पावपुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं कि जैन धर्म 2 स्कूल्स में बटा हुआ है। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पे शासन कर रहे थे, तो लगातार फेमाइन पे फेमाइन आया जा रहा था, और बुरे बुरे सपने आ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो एक जैन संत थे भद्रबाहु, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ चलने का बोला कि साउथ इंडिया में हम लोग श्रवण बेलगोल एक जगह है कर्नाटक में, वहां चलेंगे, जहां पर चंद्रगिरी हिल पर आपको
संलेखना पद्धति से यानी फास्टिंग से आपको डेथ हो जाएगा, समय पूरा होता है। तो भद्रबाहु तब तक से अपने और जैन संतों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत। तब तक से मगध पर भारी आपको फमाइन आता है, और जब वो भद्रबाहु जब वापस आते हैं कई 12 साल के बाद, तो देखते हैं काफी चीजें बदल चुकी होती हैं। जैन धर्म भी काउंसिल्स के बाद टूट चुका होता है। देखते हैं दो ऐसे क्या थे। पहला थे दिगंबर, ये जैन धर्म में ही दो सेक्शन है। दिगंबर ये कंप्लीट न्यूडिटी यानी निर्वस्त्र रहते हैं। मॉन्क्स को, मेल मॉन्क्स को पहनने की इजाजत नहीं है, फीमेल मॉन्क्स को सिर्फ व्हाइट साड़ी। ये 5 वाउस को एक्सेप्ट करते हैं, जो पीछे हम लोगों ने 5 वाउस पढ़ा है। ठीक, वुमेन नहीं प्राप्त कर सकती लिबरेशन, आजादी, मोक्ष से नहीं मिल सकता उनको। थोड़ा इसके लिए थोड़ा आइडिया इनका अलग था। भद्रबाहु इस सेक्ट के जनक माने जाते हैं। श्वेतांबर के लिए कहा जाता है कि वो श्वेत कपड़े पहनते हैं, व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। 4 ही बाहु एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ जीवन ये लोग बिताते हैं। मानते हैं कि वुमेन्स भी लिबरेशन प्राप्त कर सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है, देखना है। और स्थूल भद्र इसके जनक माने जाते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर के। फिर आते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ, माफ कीजिएगा, जैनिज्म। महावीर मानते हैं कि बोथ मेन और वुमेन मेरे फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन हिंदुइज्म से इनका क्लियर, जैन धर्म का क्लियर अलग होना नहीं मतलब दिखता है। ठीक है, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर भले कमजोर था आपको साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया में, जहां पर इनका जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। और दूसरी बात तो मैंने बताया ही है कि मगध में उन दिनों खूब फेमाइन पे फेमाइन आया जा रहा था। इस कारण से दक्षिण भारत जो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए, तो वहां भी जैन धर्म का खूब विस्तार किया गया। एक बहुत मशहूर राजा हुए खारवेल, जो कलिंग के राजा उड़ीसा में, उन्होंने भी जैन धर्म को खूब विस्तार किया। 2 बार जैन काउंसिल बुलाई गई, जैन संतों का जमावड़ा हुआ, और उन्होंने कुछ अपनी तय की बातें मीटिंग के तौर पे समझ लीजिए, काउंसिल्स बुलाई गई। पहला जैन काउंसिल कहां हुआ? पाटलिपुत्र बिहार में है, स्थूलभद्र के अंडर अध्यक्षता में हुआ। दूसरा सेकंड जैन काउंसिल बुलाया गया वल्लभी में, जिनके अंडर में देवर्धि शर्मन के, और इसमें 12 अंगास 12 उपांग, ये जैन टेक्स्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के टेक्स्ट है, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट सॉर्ट ऑफ कह लीजिए, वो उसको कंपाइल किया गया, आपको लिखा गया सेकेंड काउंसिल के बाद। देखिए, ये आप पॉज कर करके देखिएगा, एलोरा केव्स हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से जैन आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स बनाए गए हैं। मंगी तुंगी केव, गजपंत केव महाराष्ट्र में है, कितना खूबसूरती से पहाड़ों पर और खूबसूरती से काट करके बनाया गया है। उदयगिरी खंडगिरी केव, हाथी गुम्फा केव उड़ीसा में, आप देखिए कितने खूबसूरती से जैन कल्चर को। सीतन वसल केव तमिलनाडु, बहुत ही खूबसूरती से, आप इसे पॉज करके जरूर देखिएगा। आगे देखिए कुछ स्टैचू, बाहुबली स्टैचू, स्टैचू अहिंसा ऋषभ देव नीचे हैं, ऊपर श्रवणबेलगोला कर्नाटक गुमतेश्वर की मूर्ति है। कुछ जिनालय टेम्पल्स हैं, देख लीजिए, दिलवाड़ा, गिरनार, मुक्तिगिरी टेम्पल, और बसाडीज का मतलब होता है जहां जैन संत रहते हैं, बसाडीज, ध्यान रखिएगा। जैन टेक्स्ट बहुत, अब आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैन टेक्स्ट, बस इतना समझ लीजिए, आगम लिटरेचर जो होता है, जैन कैनन होता है, जो बोला जाता है उस धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, जो एक्सेप्टेड होता है माइथोलॉजिकली उस धर्म के द्वारा, तो आगम है। ठीक है, और वो आगम किस किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश भाषा में, ये सारी भाषा में लिखी गई हैं। जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है कि वन ऑर्डर के थोड़ा एविल को कम किया इन्होंने, जैनिज्म ने समाज में। प्राकृत और कन्नड़ भाषा की खूब इस्तेमाल की गई। प्राकृत भाषा क्या होता है? नेचुरली बोली जाने वाली, स्थानीय नेचुरली बोले जाने वाली भाषा को प्राकृत भाषा बोलते हैं। फिर आर्किटेक्चर, अभी आपने पीछे देखा कि आपको किस तरह से रॉक कट केव्स बहुत सारे दिखते हैं। जैन टेक्स्ट लिटरेचर इस समय खूब आती हैं। जैनिज्म किस तरह से अलग है बुद्धिज्म से? जैन गॉड के कॉन्सेप्ट को मानता है, लेकिन बुद्धिज्म नहीं मानता है। जैन वर्ण सिस्टम को कंडेम करता है, नहीं करता है, माफ कीजिएगा, लेकिन बुद्धिज्म करता है वर्ण सिस्टम को, अगेंस्ट है। जैन मानते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है ना, और लेकिन रिकारनेशन, दैट रिकारनेशन, वाइल बुद्धिज्म, है ना, ये अवतार को भी मानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म ऐसा कोई ज्यादा इस पे भरोसा नहीं करते सोल पर, रीइंकारनेशन पे। हालांकि रीइंकारनेशन पे उनका विचारधारा थोड़ा अलग है।
बुद्धिज्म मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग को मानते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं रहने को बोलते हैं, लेकिन जैन मानते हैं कि नहीं भाई पूरा अलग रहिए, तपस्वी रहिए, हाँ उसी से ही आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बुद्धिज्म। देखते हैं बुद्धिज्म 26 इयर्स एगो आपको शुरुआत हुई थी बुद्धिज्म का, और ये साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में फैला हुआ है। सिद्धार्थ गौतम थे जिनकी टीचिंग्स को ही बुद्धिस्ट ने अपनाया है। ये शाक्य कुल के थे, याद रखिएगा, शुद्धोधन इनके पिता थे, शाक्य कुल के थे। लुम्बिनी के कपिल वस्तु में इनका पैदाइश हुआ, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में। एट द एज ऑफ 29 गौतम लेफ्ट होम और ये सेल्फ डिसिप्लिन, एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन और तपस्वी बने। और एक बात समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया को, घर छोड़ने की प्रक्रिया को बोला जाता है महावीर निष्क्रमण। उसके बाद ये आते हैं आपको 49 डेज के मेडिटेशन के बाद इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त होता है। कहां? पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में इनको इनलाइटमेंट मिलता है। इनका पहला सरमन जो रिलीजियस टीचिंग होती है सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, आनंद इनके ऊपर एक डिसाइपल शिष्य थे। और इनकी जो डेथ है 80 इयर्स के एज में कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, यहीं पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, उसे परिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए बुद्धिज्म को देखते हैं। मध्यम मार्ग को पकड़ने की बात करते हैं कि कहीं स्ट्रिक्ट मत रहिए, एक तरफ बीच का रास्ता निकालिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करिए, देखिए क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है अष्टांगिक मार्ग के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं नोबल ट्रूथ। ठीक है, क्या सच्चाई है इस दुनिया का? दुख ही दुख है और हर दुख का कारण है। दुख से आप आजादी मिल सकता है, निरोध, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग प्राप्त कर आपको मानना पड़ेगा। राइट व्यू, सही दृष्टिकोण रखिए, राइट इंटेंशन, सही तरफ अपना विचारधारा बनाइए, सही बोलिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, सही कर्म करिए, है ना। राइट लाइवलीहुड, जीवन यापन सही चीजों, सही माध्यमों से करिए। राइट माइंडफुलनेस, सही चीजों को ही ग्रास्प करिए, एफर्ट लगाइए, खूब प्रयास करिए सही चीजों के लिए। राइट कंसंट्रेशन, और अपने ध्यान को भंग मत होने दीजिए। ये अष्टांगिक मार्ग है जो उन्होंने बताया है। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है 45 इयर्स के टीचिंग के बाद उनसे ही कंपाइल किया गया, और कंपाइल करके उसे अलग अलग पिटक्स में बुद्ध के टीचिंग्स को रखा गया, जो कि पाली भाषा में था। पहला था विनय पिटक। क्या था कि जो मोनास्ट्री में जो मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स जो रहती हैं मोनास्ट्री में, ठीक है, संघ में, उनके कंडक्ट और डिसिप्लिन यानी आचार व्यवहार के बारे में विनय पिटक में बात था, कैसे किस तरह से नियम बनेगा उनके लिए। फिर है कि बुद्ध की मेन टीचिंग्स, बुद्ध के धम्म का, धम्म यानी धर्म का, सुत्त पिटक में, और वो 5 अलग अलग किताबों में उसको रखा गया। फिर अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक मूल्यांकन है, ठीक है ना, दार्शनिक दृष्टिकोण है, और साथ में उस टीचिंग्स का, ठीक है, मॉन्क्स के स्कॉलरली जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा होती है उसका दार्शनिक सिस्टमाइजेशन किया जाता है, उस दार्शनिक विचारधारा को रखा गया है, उसको बताया जाता है। मॉन्क्स के लिए है, हालांकि ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। इसके अलावा दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंदपन्न और सारे भी टेक्स्ट मौजूद हैं। 4 काउंसिल बुलाई गई। देखिए फर्स्ट काउंसिल कहां पर है, ये 4 अलग अलग, बुद्ध की मृत्यु के बाद आपको सबसे पहला जो काउंसिल बुलाया गया 483 बीसी, कहां पर? किंग अजातशत्रु के समय में। और उस बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप, एक बौद्ध संत हैं, उन्होंने कर रहा था। कहां पे बुलाया गया? सप्तपर्णी गुफा राजगृह, है ना, यहां पर आपको बिहार में है, बुलाया गया। यहां पे 3 पिटक्स अलग अलग लिखे गए। सेकेंड काउंसिल, ये पूरा सेगमेंट से क्वेश्चन आता है भाइयों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है सेकेंड काउंसिल, देखते हैं, वैशाली बिहार में है। किनके समय में हुआ? किंग काला अशोक के समय में बुलाया गया, और सब कामी इसके अध्यक्ष थे। थर्ड काउंसिल देखिए, पाटलिपुत्र, पैट्रोनेज ऑफ अशोक, अशोक के टाइम में मोगलीपुत्तिस इसकी अध्यक्षता किए। फोर्थ काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में बुलाया गया, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे इस पूरे बौद्ध संतों के जमावड़े में, अशोक घोष इसके डेप्यूटी थे। और इस वक्त के कुषाण एम्पायर रूल कर रहा था, किंग कनिष्क के समय में फोर्थ काउंसिल बुलाया गया। बुद्धिज्म इसी समय महायान और हीनयान में टूटा। महायान क्या था? महायान को लिटरली बोला जाता है ग्रेटर व्हीकल, क्योंकि बुद्ध के पारलौकिकता को
और हेवनली उसको स्वीकार करता है, मूर्ति पूजा बुद्ध के को मानता है, बोधिसत्व जो बुद्ध की राह पर है, जो एनलाइटमेंट की ओर है, उनको मानता है। ठीक, और महायान इन देशों में फैला हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। हीनयान को बोलते हैं लेसर व्हीकल, अबैंडन व्हीकल या डिफेक्टिव व्हीकल बोलते हैं। ये मानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स जो का नियम बताया गया है या बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग, उसे ही हम मानेंगे। यानी हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम साल्वेशन, अपनी साल्वेशन यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण और मेडिटेशन ध्यान करेंगे। यानी थोड़ा सा करप्टिव है, हीन यानी करप्टिव है, इस कारण से इनको हीनयान बोला गया, महायान और हीनयान। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, सब देखिएगा, अशोक के कलिंगा वॉर के बाद धम्म को खूब फैलाया गया इन देशों में, खूब सारे देशों में आपको धम्म को फैलाया गया। इवन दो याद होगा आपको कि अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा तक को भी भेजा गया था श्रीलंका धम्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। तो अशोक का सबसे बड़ा रोल रहा है। फिर बुद्धिस्ट का इंडियन कल्चर पे क्या रोल है, हमारे यहाँ अहिंसा की बात को स्वीकार किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर आर्किटेक्चर खूब बढ़ा, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स, टेम्पल्स बहुत सारे बने, स्तूपास बनी। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाली भाषा का खूब इस्तेमाल हुआ, अदर लैंग्वेजेस में भी आपको बुद्धिज्म के टीचिंग्स दिए गए, और इंडियन कल्चर खूब पूरे देश भर में, विदेशों में फैला। कुछ इमेजेस हैं, इन्हें देख लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। स्तूपास हैं, कुछ हेरिटेज साइट्स हैं, आप देख रहे हैं महाबोधि टेम्पल है, औरंगाबाद केव्स हैं। ये इसे पॉज करके अवश्य देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछता है, विदेश केव्स हैं, भाजा केव्स हैं, जोगेश्वरी, कन्हेरी केव्स, ठीक है, एलोरा बुद्धिस्ट केव, एलिफेंटा केव, धम्मिक स्तूपा, केसरिया स्तूपा, चंपारण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है इनको। चौखंडी स्तूपा, सारनाथ, क्लीमेंट टाउन स्तूपा, रुएंस ऑफ अमरावती, धम्म नाजिका स्तूप, तक्षशिला पाकिस्तान में। ये एक आपको दिखाना जरूरी था। बामियान में मोनालिथिक स्टैच्यू था, ये देखिए कितनी लंबी है, यहाँ इंसान बस इतने भर का, बित्ता भर का, और ये पूरे पहाड़ में, बामियान अफगानिस्तान में है। तालिबानियों ने इसे विस्फोट से उड़ा दिया और पूरे हफ्ते भर इसे तोड़ा गया, डायनामाइट से, एयरक्राफ्ट से, टैंक से, हर तरीके का आर्टिलरी का इस्तेमाल करके इसे पूरा तोड़ करके आज यहाँ पे ये मूर्ति मौजूद नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, आज हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने कलेक्ट किया है। कोशिश करना है कि और भी रिसर्च करें, और जो भी है आपको पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि इसे और बढ़िया तरीके से समझ सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।